रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान आए, उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और अब जो ख़बरें आ रही हैं उन ख़बरों के मुताबिक अब्बास इराक़ची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को कुछ तहरीरी पैगामात पहुँचाए हैं। यानी पाकिस्तान बीच में एक लिंक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और मैंने आपसे कहा था कि ईरान कभी भी इस लिंक को ज़ाया नहीं होने देगा और ईरान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का चैनल ईरान के लिए इस्तेमाल होता रहे। जबकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान का मौजूदा रजीम सूट करता है, वो इन पे एतबार कर रहे हैं। कोई और रास्ता भी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप की अब हालत है आलमी सतह पे। तो सादी बात यह है कि अब्बास इराक़ची ने ईरानी पैगामात पहुँचाएँ। ये पैगामात हैं क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के ईरान के साथ। उसकी कुछ रीज़न हैं कि अमेरिकन जब ईरानियों के साथ बैठे तो उन्हें आइडिया हो गया कि ये मैदान जंग में जितने टफ़ हैं उससे बहुत ज़्यादा टफ़ ये टेबल के ऊपर है और टेबल में इनके साथ बैठने से उनका कद बड़ा होता है ईरानियों का और अमेरिकन के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए अब देखें ना, पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, अमेरिकन बैठे हुए हैं, ईरानी बैठे हुए हैं, फिर ईरानी पूरी तैयारी करके आते हैं तो वो चीज़ें फिर एक्सपोज होती हैं। बहरहाल ईरान ने अपनी जो रेड लाइन्स हैं या जिन्हें सुर्ख लकीर कहते हैं कि इन चीज़ों से मुताल्लिक हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो जो उनकी हदूद है कि यहाँ तक ईरान फ्लेक्सिबल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि ईरान कभी भी अपनी यूरेनियम इस बात के ऊपर शायद आमादा ना हो कि वो अपनी यूरेनियम अमेरिका को दे दे कि आप ले जाएं उधर न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, वहाँ ले जाके आप रखें और दुनिया को दिखाएं कि ये यूरेनियम वॉर ट्रॉफ़ी के तौर पर हम ईरान से उठा कर ले आएँ। तो ईरान की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि ऐसा कुछ ना हो। ईरान के अंदर उस यूरेनियम के साथ क्या किया जा सकता है, उसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, वो डिस्कस भी हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें आपके सामने आ भी चुकी हैं। लेकिन ये है कि यूरेनियम के हवाले से जो एक रेड लाइन है वो भी ईरान ने अमेरिका को बता दी है पाकिस्तान के ज़रिए। और आबने हुर्मुज़ के मुतालिक ईरान किस किस्म का सलूशन चाहता है, ये बात भी अमेरिका तक पहुँचाई गई है। देखें, जिस वक्त पाकिस्तान में अभी इराक़ची आए थे चंद दिन पहले, तो तब ज़्यादा बात आबने हुर्मुज़ पे हुई थी और फिर इराक़ची फ़ौरी तौर पे ओमान गए क्योंकि ओमान इसमें एक पार्टनर है। मैंने उस दिन आपको मैप दिखाया था कि आबने हुर्मुज़ के दोनों तरफ ईरान और ओमान है, कोई तीसरा मुल्क नहीं है। तो ये दोनों मुल्क आबने हुर्मुज़ को अपनी मलकियत समझते हैं और जो भी फ़ैसला ईरान ने करना है वो ओमान के साथ मिलकर करना है। और ओमान की राय भी जो है वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। आपने हुर्मुज़ को या ये जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ इसराइल का, अमेरिका का, इन चीज़ों को लेकर अब वो ओमान जाते हैं। वहाँ पे जाके ओमान के बादशाह उनसे मुलाकात करते हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन ले रखी है इस वक्त रीजन में। और फिर वो वापस आते हैं पाकिस्तान और मुशावरत की जाती है, पहले ईरान में फिर पाकिस्तान में मुशावरत होती है और फिर एक तहरीरी तौर पे ईरान अपनी रेड लाइन्स पर मुश्तमिल एक तहरीर पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को पहुंचाता है। तो मामला यहाँ पे आके रुके हुए हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस रवाना हो गए हैं, जहाँ पे वो पुतिन से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो मुलाकात करेंगे वहाँ पे दीगर जो रहनुमा हैं रशिया के, उनके वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, पुतिन भी होंगे, इनसे मुलाकातें करेंगे क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो इत्तेहादी बनकर सामने आया इस लड़ाई में, जिसने पीछे भी और सामने आकर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे सपोर्ट किया ईरान को, वो रशिया है। जब आबने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर खुलवाने का फ़ैसला किया गया और एक करारदाद पेश की गई तो रशिया और चाइना, ये दो ममालिक थे जिन्होंने फ़ौरी तौर पे इस करारदाद को वीटो कर दिया था। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा करना है, 14 मई की तारीख आ रही है कि शायद 14 मई तक डोनाल्ड ट्रंप चाइना का एक दौरा करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से और वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो बहुत मुमकिन है 14 से पहले कोई और जंगी हालात पैदा हो जाएं और माजी की तरह जैसे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरा मनसूख हो चुका है चाइना के लिए, दोबारा भी मनसूख हो सकता है क्योंकि इस वक्त अमेरिका पूरे खलीज में एक नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर रहा है। देखिए, माजी में अमेरिका से बहुत गलतियाँ हुई हैं। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत एनालिसिस किया और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका ने सीखी हैं। बहुत एक्सपोज हुआ अमेरिका भी और इसराइल भी। और ईरान के शाहिद ड्रोन का उनके पास कोई हल नहीं था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो सही तरह जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर ईरान की तबाही तो बहुत की अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, उनके बहुत कीमती लोग भी मार दिए। लेकिन सेम टाइम में ईरान ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को दरम भरम कर दिया अमेरिका के।
और काफ़ी नुकसान हुआ इसकी वजह से अमेरिका को। अब अमेरिका जो है वो एक नया सिरे से, एक नए तरीके से रीडिज़ाइन कर रहा है, पूरे खित्ते में दिफाई निज़ाम नस्ब कर रहा है, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम। और ना सिर्फ वो दिफाई निज़ाम लगा रहा है बल्कि वो अपने बहरी बेड़े लेकर आया है, यहाँ पे भी इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। और अब वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि अपने लोगों को, अपने अड्डों को और अपने असासों को महफूज कैसे रखना है ईरान से। गुज़िश्ता लड़ाई में अमेरिका को सरप्राइजेज मिले थे काफ़ी सारे ईरान की जानिब से। क्या इस मरतबा अगर दोबारा लड़ाई होती है तो ईरान कुछ नया करके दिखा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। जबकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी कमियां दूर करने की कोशिश की है, लेकिन एक कमी वो दूर नहीं कर पाएंगे जितने हथियार अमेरिका ने चंद हफ्तों में इस्तेमाल कर दिए इस लड़ाई में, इतने हथियार बनने में सालों लग जाते हैं। तो जो हथियारों की एक किल्लत है उसको पूरा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे इंटरसेप्टर्स, जो थार्ड का एक सिस्टम है वो पूरा का पूरा दोबारा इनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो दोबारा इनको ऑर्डर देने पड़ेंगे, और ऑर्डर दिए भी हैं कई कंपनीज़ को अमेरिका ने, और वो दोबारा से हथियारों की प्रोडक्शन को तेज़ करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हदायत वो दे रहे हैं। अब साथ में जो उनके एक टॉमाहॉक मिसाइल सिस्टम है अमेरिका के, वो भी काफ़ी उनकी मिकदार में कमी आई है। लगभग 45 से 50% अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने ज़ख़ीरे में से, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो उठाकर अपना दिफाई साजो सामान वो पहुंचा रहा है खलीज में। तो यहाँ तैयारियां भी हो रही हैं। इसराइल ने एक बड़ी खबर ये आई है, और ये एक इंकशाफ की तरह एक खबर आई मार्केट में और हर तरफ फैल गई, कि इसराइल के और यूएई के ताल्लुकात कितने करीब हो चुके हैं। कि इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ आयरन डोम का जो अपना सिस्टम है वो यूएई में नस्ब किया है, और बल्कि उनकी टीमें भी वहाँ भिजवाई गई, और आयरन डोम का सिस्टम यूएई के लिए बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमें ना जितना मर्जी कोई ईरान के बारे में दावे करें कि बहुत बड़ी तबाही फेर दी ईरान ने, वो बात सच है कि ईरान ने इसराइल का ये दावा ख़त्म कर दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उन्होंने मिसाइल फेंके हैं इसराइली सरजमीन पे, बिल्डिंग्स तबाह की हैं, नुकसान पहुंचाया है, इसराइली मारे गए हैं, और उनका फ़ौजी नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये बात एक सच है कि ईरान की जानिब से आने वाले ज़्यादातर मिसाइलों को इसराइल ने रोक लिया था। उनका जो आयरन डोम का सिस्टम है वो एक्सपोज ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने बहुत सारे हमलों को, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर हमलों को आयरन डोम के सिस्टम ने नाकाम बनाया। जितना हैवी अटैक यूएई के ऊपर आया है, और बार बार आया, यूएई की गवर्नमेंट बार बार ये कहती है, अगर वहाँ पे इंटरसेप्टर्स ना होते और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ना होता तो यूएई के अंदर भी काफ़ी बड़ी तबाही हो सकती थी, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती थी। तो ये वन साइडेड रिपोर्टिंग भी मुनासिब नहीं है कि ये कहा जाए कि इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम या अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए।